स्टूडेंट्स, आज अपन इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन जो आरयू का सिलेबस है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी मार्क्स दे रखे हैं, जो किस प्रकार से डिवाइडेशन है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, आपके 3 पेपर चलते हैं। सबसे पहला पेपर है जिसको फर्स्ट पेपर बोलते हैं, वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपका 33 मार्क्स का है। ठीक है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर सेकंड है आपका। पेपर सेकंड है वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर सेकंड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है आपका 33 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट पेपर थर्ड है आपका। पेपर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। पेपर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, वो ये है आपका 34 मार्क्स का। तो टोटल 3 पेपर है आपके केमिस्ट्री के बीएससी सेकेंड ईयर में। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो वैसे ही आपका सेकेंड ईयर में भी है। तो सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये टोटल आपके 3 पेपर हैं। टोटल मार्क्स है आपके 100 नंबर के। ठीक है, और आपका 50 मार्क्स है वो है प्रैक्टिकल के। ठीक है, टोटल 150 का आपका पेपर होता है। क्लियर? सबसे पहले अपन बात करेंगे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल आपकी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में सबसे पहली यूनिट है वो है आपकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो वो है आपकी केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट यूनिट है आपकी वो है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी बात करेंगे अपन यूनिट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपकी जो टोटल डी ब्लॉक की तीनों सीरीज है, फर्स्ट संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी, वो पढ़ेंगे अपन यूनिट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सेकेंड यूनिट है। यूनिट सेकेंड है आपकी कौन सी? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट सेकंड है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और यूनिट थर्ड है आपकी वो है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, यानी केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स। ठीक है, 3 यूनिट तो आपकी हो गई। पहली हो गई आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण डी ब्लॉक वाली। नेक्स्ट है सेकंड यूनिट हो गई आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और थर्ड है आपकी लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड श्रेणी। आपका नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, और लास्ट फिफ्थ यूनिट है आपकी एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ठीक है, कौन सी है फिफ्थ यूनिट? एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यूनिट फिफ्थ है आपकी
एसिड्स एंड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो टोटल 5 यूनिट है, वो मैंने आपको बताई। पांचों यूनिट्स के नाम आपको पता चल गया कि कौन कौन सी यूनिट अपन बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इन पांचों यूनिट में से। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। बीएससी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या है। तो उपसहसंयोजक यौगिक है वो एक्चुअल में सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि मेनली डेफिनेशन क्या है। तो देखो, उपसहसंयोजक यौगिक आप 12th में भी पढ़ के आए हो कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या है, कैसे इनकी खोज हुई, किसने खोज की, होता क्या है इनमें। तो देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अपन परिभाषा की बात करें तो पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स बताता हूँ कि आपके संकुल यौगिक होते कैसे हैं या उपसहसंयोजक होते कैसे हैं। तो एक एग्जांपल की बात करूँ तो मैं देखो K4FeCN6। ठीक है, अब इसको देखते हुए अपन इसकी परिभाषा क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो परिभाषा है वो क्या है। तो देखो, संकुल यौगिक यदि कोई दाता परमाणु, अब दाता परमाणु कौन है? जैसे कोई आपका लिगेंड है। अब लिगेंड क्या है, ये एक एक चीजें आपके मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो यदि परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि कोई दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर डोनेट करे किसको? ग्राही परमाणु को। और ग्राही परमाणु कौन होगा? आपकी मेटल होगी। ठीक है, तो मेटल द्वारा ग्रहण किए जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म। तो उस दौरान आपका उपसहसंयोजक यौगिक बनते हैं। अब बनेंगे कैसे? तो परिभाषा देखो, यदि कोई दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसी ग्राही परमाणु को देता है तो उस दौरान उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार उपसहसंयोजक बंध से मिलकर बने हुए यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो अपन क्या कह सकते हैं, जिन यौगिकों में उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है वो आपके यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं या आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखो, कौन देगा कौन लेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा खेल आपको पूरे जैसे जैसे अपन आगे आगे चैप्टर पढ़ेंगे समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा आपकी क्लियर है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और ग्राही परमाणु ग्रहण करता है तो उस दौरान एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और उस उपसहसंयोजक बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? आपके उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। पहले परिभाषा पे जाएंगे, परिभाषा आपकी क्लियर है। अब देखो, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बने कहाँ से हैं? तो देखो, आपने सुना होगा योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिक क्या है? तो योगात्मक यौगिक की बात करें तो देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में लेकर उनके आणविक अणुओं के अपन योग करवाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि योगात्मक यौगिक क्या है कि आपके दो या दो से अधिक यौगिकों को अपन निश्चित अनुपात में मिलाकर उनके आणविक अणुओं की रिएक्शन करवा दिया। निश्चित अनुपात में मिलाकर क्या करवा दें? उनकी रिएक्शन करवा दें तो आपका क्या बनेंगे? योगात्मक यौगिक बनेगा। तो दो या दो से अधिक अणुओं का योग करवाने से आपका क्या बन रहा है? योगात्मक यौगिक। और योगात्मक यौगिक एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे मान लो आपका है देखो K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल ट्राइज
प्लस आपका क्या है 24H2O। तो देखो अपन ने योगात्मक यौगिक बनाने के लिए 1, 2 और 3 इन तीनों का यूज कर रहे हैं, मतलब 3 आपके कंपाउंड है, इनके इन तीनों का योग करने से आपका क्या बना K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस और 24H2। तो देखो ये चीज बनी, तो ये आपका क्या है, ये है आपका पोटास एल्म बोलते हैं जिसको फिटकरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है आपका, ये योगात्मक यौगिक है, यानी योगात्मक यौगिक यानी 1, 2, 3 अणुओं के या 3 कंपाउंड्स के योग से आपका ये बना है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे FeSO4, इसके साथ ले लेता हूं मैं NH4 का होल ट्वाइस SO4, क्लियर है, ठीक है। तो दोनों के कंबाइन से आपका क्या बनता है FeSO4, दोनों के योग करने से आपका ये बनता है, ठीक है, होल ट्वाइस SO4, जिसको बोलते हैं मोहर लवण, मोहर सोल्ट, मोहर लवण, क्लियर है। दोनों ही क्या है योगात्मक यौगिक है, दोनों ही क्या है योगात्मक यौगिक है, ठीक है। अब योगात्मक यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो इन 2 प्रकार के कंपाउंडों में योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के, जो पहला टाइप आपका डबल सोल्ट, दूसरा टाइप आपका यानी द्विक लवण, ठीक है, किसका टाइप है, योगात्मक का ही टाइप है। दूसरा आपका है डबल सोल्ट के आगे आपका है संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, संकुल यौगिक। ये दोनों टाइप किसके हैं, योगात्मक के ही हैं दोनों टाइप। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं संकुल की, तो परिभाषा संकुल यौगिक की तो परिभाषा आपको पता चली गई। अब बात करते हैं डबल सोल्ट क्या होते हैं। तो डबल सोल्ट देखो एक प्रकार का, इन्हें अपन लेटेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, जालक यौगिक भी बोल सकते हैं डबल सोल्ट को। अब डबल सोल्ट ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनका जलीय अवस्था या विलयन अवस्था में तो ये अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में स्टेबल होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो आपका पोटास एल्म और मोहर लवण दोनों ही क्या है, दोनों ही डबल सोल्ट है, ठीक है, दोनों ही क्या है डबल सोल्ट है। ये क्या करते हैं, ये आपके जलीय सॉल्यूशन है उसमें, और आपके और भी कार्बनिक विलायक है उनमें क्या है ये अनस्टेबल है, कौन, द्विक सोल्ट। जबकि आपका कोऑर्डिनेट संकुल यौगिक है वो क्या है ठोस अवस्था में और जलीय विलायकों में दोनों में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आपके द्विक सोल्ट में आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, इनका जो बंध का नेचर है वो आयनिक प्रकृति का होता है, ठीक है। डबल सोल्ट का जो नेचर है वो कैसा होता है, इनके बॉन्डिंग होती है वो आयनिक प्रकृति की होती है। इसके अलावा ये आपके कार्बनिक विलायक या जलीय विलायक इनमें अनस्टेबल होते हैं, बट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये अब तक क्लियर है। तो ये जनरल चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। इसके बाद में बात करते हैं संकुल यौगिक की। तो संकुल यौगिक तो आपको पता चली गया परिभाषा क्या थी, कि यदि कोई दाता परमाणु जैसे लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु जैसे मेटल को दान करता है तो उस दौरान उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार उपसहसंयोजक बंध से मिलकर बने यौगिक आपके क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। परिभाषा क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें उपसहसंयोजक यौगिक की, तो मैंने अभी पहले भी बताया था आपको एक एग्जाम्पल, K4FeCN6, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल आपकी क्या होती है ग्राही की तरह बिहेव करती है। सेंट्रल मेटल जो कैसे बिहेव करती है, ग्राही परमाणु की तरह। और यहाँ पे दान कौन करना है इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे ये साइनाइड है वो आपका क्या है, डोनर है, क्या है, डोनर है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म आपका साइनाइड दान करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, किसको देगा, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है आपका आयरन। केंद्रीय परमाणु क्या होता है, डोनर एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, ये सभी अपन 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो पहली तो आपकी परिभाषा क्लियर है कि परिभाषा क्या कहती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की परिभाषा क्लियर है। तो अब आके अपन बात करते हैं कि
आपके जो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड क्या है, ठीक है। फिर ये जो उपसहसर यौगिक है उनका उद्गम कहाँ से हुआ, किसने खोज की, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका लिगेंड है वो क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ठीक है। लिगेंड क्या होता है, ठीक है। तो देखो, वह परमाणु अणु या आयन, क्या, वह परमाणु अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका Cl- है, NH2 है, आपका RnH2 है, सल्फाइड है, आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, O-2 है, OH- है आपका, इसके अलावा OR है, ठीक है। इसके अलावा और ले लो आप PH है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके लिगेंड है। साइनाइड है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब देंगे किसको, ये सेंट्रल मेटल एटम को देंगे। अब लिगेंड को भी कई प्रकार से डिवाइड कर रखा है डेंसिटी के आधार पर। लिगेंड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक दंतु लिगेंड, डाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, ठीक है, पेंटाडेंटेड। इस प्रकार लिगेंड भी कई प्रकार के होते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड वह कहलाते हैं जो एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करें, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं या एक ही उपसहन संयोजक बंध बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, आपके मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। मोनोडेंटेड यानी वो एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे, ठीक है। जैसे NH3 के अंदर आपका अमोनिया क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला है वो एक परमाणु ही है, ठीक है। ऐसे द्विदंतु लिगेंड की बात करें तो ऐसे लिगेंड जो दो उपसहसंयोजक बंध केंद्रीय धातु परमाणु से बनाते हो, या दो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके द्विदंतुक लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसे इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, यहाँ पे द्विदंतु लिगेंड है ये, यानी यहाँ पे दो दाता परमाणु है, एक तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन परमाणु है, दूसरा यहाँ पे ये नाइट्रोजन परमाणु है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है। ये तो हुई लिगेंड की बात। लिगेंड क्या होंगे, ऐसे परमाणु अणु या आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है या जिनके पास लोन पेयर उपस्थित होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करते हैं या देते हैं, वो लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं अपन कि जो आपका नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या होता है। तो देखो, केंद्रीय धातु परमाणु सिंपल परिभाषा है, सिंपल। वैसे अभी मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स लिखा था K4Fe(CN6). तो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे जो है वो है आयरन है। परिभाषा क्या होगी कि वह धातु आयन जिसके पास कम से कम दो या दो से अधिक लिगेंड उपस्थित हो और वह उन लिगेंडों के द्वारा केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है, वह क्या कहलाता है, आपका सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। आई बात समझ में। तो ये क्या है, आपका केंद्रीय धातु परमाणु। कौन सा है, यहाँ पे आयरन है, तो इसके चारों तरफ साइनाइड है, ये चारों लिगेंड है वो इसको घेरे रहते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। आई बात समझ में, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक का आपको कोऑर्डिनेशन की परिभाषा क्लियर हो गई, आपकी सेंट्रल मेटल एटम की परिभाषा क्लियर हो गई, आपकी लिगेंड की परिभाषा क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं अपन कि जो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका उद्गम कहाँ से हुआ या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो देखो,
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले वर्नर नामक के साइंटिस्ट ने बताया था। किसने? वर्नर। सन 1892 में वर्नर ने बताया था कि वर्नर ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में 1892 में बताया था, और ये बोला था, इन्होंने क्या किया था कि कोबाल्ट क्लोराइड है और आपके अमोनिया को भिन्न भिन्न मात्रा में लेकर अपने कई कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया था, जिसमें इन्होंने मेनली ये चीज़ें बताई थी कि पहले तो 1892 से ये एक्सपेरिमेंट करते आ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इसके बाद में 1913 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर, कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किए और कई चीज़ें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कई यौगिकों का निर्माण किया। इन्होंने मेनली किस पे अपना काम किया था? इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया पर, अमोनिया को भिन्न भिन्न अनुपात में मिलाकर कई उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण किया, और उनके अध्ययन के पश्चात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो धातु आयन है या जो आपके संकुल यौगिक है उनमें उपस्थित जो धातु आयन है वो दो प्रकार की वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी 1892 से एक्सपेरिमेंट करते आ रहे थे ये, और उनके एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकला कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो आपका संकुल यौगिक है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी जो आयरन आपकी केंद्रीय धातु परमाणु है, वो दो प्रकार की वैलेंसी प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिनमें से पहली है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीय संयोजकता क्या होती है? तो इन्होंने दोनों में अंतर भी बताया और दोनों के बारे में बताया कि कोई भी संकुल यौगिक है उसके अंदर जो कंपाउंड आपकी धातु है वो दो प्रकार के संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। पहली है आपकी प्राथमिक संयोजकता, दूसरी है द्वितीय संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता क्या है और द्वितीय संयोजकता क्या है, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखो ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, माना कि मेरा कोई संकुल यौगिक ये है, ठीक है, अपना कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, हेक्सा एक्वा फेरेट थर्ड, यानी आयरन है, आयरन का ये अपना कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड की जगह मैं 2 मान लेता हूं। चलो अब बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो देखो उन्होंने अपनी स्टडी से ये बताया कि कोई भी संकुल यौगिक उसमें उपस्थित धातु एटम है वो अपनी दो वैलेंसी शो करता है। मतलब कोई भी संकुल यौगिक है उसके अंदर दो प्रकार की वैलेंसी उपस्थित होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या कहती है कि ये प्राइमरी वैलेंसी है वो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को बताती है। किसको बताती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, यानी ये धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को बताती है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर। ठीक है, अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो बताती है आपकी ये संकुल यौगिक की ज्यामिति के बारे में बताती है। सबसे पहले अपन इसी को देख लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी आपकी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो धातु एटम उपस्थित है उसकी ऑक्सीजन स्टेट को बताती है। ठीक है, दूसरी चीज, पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, इसे अपन प्राइमरी वैलेंसी को कोष्टक के बाहर रिप्रेजेंट करते हैं।
कोष्टक के बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्राइमरी वैलेंसी को अपन कोष्टक के ऊपर लिखते हैं, तो ये क्या करता है, इस प्रकार आपके संकुल यौगिक के बाह्य क्षेत्र का निर्माण करती है। कौन? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनिक प्रकृति की होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आयनिक प्रकृति की होती है। आगे नेक्स्ट है जो प्राइमरी वैलेंसी है, अगर उसको अपन सेटिस्फाई करते हैं तो वो ये ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। यानी अपन प्राइमरी वैलेंसी को किस प्रकार से क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को अपन को अगर सेटिस्फाई अपने कॉम्प्लेक्स को सेट करना है तो वो क्या किसके द्वारा सेट होगी, केवल और केवल ऋण आयनों के द्वारा ही क्या होगी, ये संतुष्ट होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं आपकी सेकेंडरी वैलेंसी की। तो सेकेंडरी वैलेंसी है और एक चीज और, ये प्राइमरी वैलेंसी है ये संकुल की ज्यामिति के बारे में नहीं बताती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपकी संकुल की ज्यामिति के बारे में नहीं बताती, ये केवल संकुल की ऑक्सीजन अवस्था के बारे में ही, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीजन अवस्था के बारे में ही बताती है। आगे बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये संकुल यौगिक के ज्यामिति के बारे में बताती है। ठीक है, किसके बारे में बताएगी, ज्यामिति के बारे में। आगे बात करते हैं कि जो ये ज्यामिति के बारे में बता रही है, आगे जो आपका नेक्स्ट है कि ज्यामिति के बारे में तो बताएगी, साथ में साथ इसकी जो जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी है उसको अपन ये भी बोलते हैं कि संकुल यौगिक के अंदर उपस्थित जो आपका एटम जो आपके लिगेंड है, इन लिगेंडों के बारे में भी ये बताती है। इससे आपको ज्यामिति के बारे में कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 6 आपके लिगेंड है तो 6 लिगेंड की शेप कैसी होगी, जैसे ऑक्टाहेड्रल आपने अगर 12th में पढ़ा होगा, वैसे अगर आगे अभी जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे वैसे वैसे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो संकुल यौगिक की ज्यामिति के बारे में बताती है। सेकेंडरी वैलेंसी को अपन कोष्टक के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रही है, जो +2 चार्ज है ये प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, जबकि H2O है, ये H2O संकुल यौगिक की सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। H2O के कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे देखो जो आपका नेक्स्ट है सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, ये अब बात करते हैं यहाँ पे ये किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपकी ऋण आयनों के द्वारा भी सेटिस्फाई होती है, इसके अलावा उदासीन अणुओं के द्वारा भी अपन इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपके जो H2O के यहाँ पे नेगेटिव आयन भी आ सकते हैं आपके, और न्यूट्रल एटम भी आ सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को अपन ऋण आयनों के द्वारा और उदासीन दाताओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? आगे देखो यहाँ तक का क्लियर है। तो अपन ने क्या देखा, प्राइमरी वैलेंसी देखी, सेकेंडरी वैलेंसी देखी, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया। प्राइमरी वैलेंसी आपकी केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन अवस्था को प्रदर्शित करती है, ऋण आयनों के द्वारा सेटिस्फाई होती है, और संकुल यौगिक में कोष्टक के बाहर लिखा जाता है। किसको? प्राइमरी वैलेंसी को। प्राइमरी वैलेंसी संकुल यौगिक में संकुल यौगिक की प्राइमरी वैलेंसी संकुल यौगिक की ज्यामिति के बारे में नहीं बताती है। ठीक है, जो आपकी कभी सेकेंडरी वैलेंसी है वो ज्यामिति के बारे में बताती है। सेकेंडरी वैलेंसी को कोष्टक के अंदर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को कभी कभी उप संयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितने लिगेंड उपस्थित होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे आयरन के पास कितने लिगेंड उपस्थित है, H2O के में अपने 6 लिगेंड उपस्थित है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि जो आपका आयरन एटम है उसके पास 6 H2O मॉलिक्यूल उपस्थित है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा Cn = 6। ठीक है, जैसे अब मान लो यहाँ पे H2O के 5 मॉलिक्यूल ही आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn कितना हो जाएगा आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं, यानी ये संकुल की कोऑर्डिनेशन संख्या को भी बताती है। कौन? सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्लियर आपकी, सेकेंडरी वैलेंसी भी क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक है। तो वर्णन ने क्या बताया कि जो भी आपका अपना संकुल कॉम्प्लेक्स होता है
वो दो प्रकार कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल्स है वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्णन ने और क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। वर्णन ने 5-6 मॉलिक्यूल बनाए थे कोबाल्ट क्लोराइड के, उनकी बात कर लेते हैं। देखो COCl3 कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड, CO3 6NH3। ठीक है, एक कंपाउंड ये बनाया था जिसकी शेप उन्होंने शो की थी NH3, ये NH3, 6 मॉलिक्यूल्स है आपके किसके, NH3 के। ठीक है, Cl आ गया आपका, यहाँ पे भी देखो NH3। देखो एक मिनट वापस से बनाते हैं। NH3, यहाँ पे भी आपका NH3, NH3, ये आपका आ गया NH3। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब अपने क्लोरीन एटम कितने हैं, 3 है। Cl एटम आ गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वर्णन ने पहला कंपाउंड बनाया था कोबाल्ट क्लोराइड का और अमोनिया का, जिसमें आपके अमोनिया के अणु कितने थे, 6 थे और क्लोरीन के एटम्स कितने थे, 3 थे। तो अपना एक्सपेरिमेंट किस आधार पर किया था उसने, वर्णन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को भिन्न भिन्न अनुपात में लेकर अलग अलग कंपाउंड बनाए। तो पहला कंपाउंड तो ये बनाया था। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड में अगर अपन वैसे निकाल के देखें इसके ऑक्सीडेशन नंबर, तो अपन निकाल भी सकते हैं। तो इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो ये आपका मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जो डॉट डॉट लाइन है ये तो आपकी प्राथमिक वैलेंसी है, जबकि जो ठोस रेखा है वो द्वितीयक वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये जो डॉटेड लाइन है वो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रही है, जबकि डॉटेड आपकी ठोस रेखा है वो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रही है। आई बात समझ में। ठीक है, दूसरा कंपाउंड उन्होंने बनाया था वो था COCl3 5NH3, यानी अमोनिया के अणु कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इसकी शेप की बात करें, ये हो गया आपकी इसकी शेप। मतलब आपके अमोनिया के अणु कितने आएंगे, 5, 1 2 3 4 और 5, और क्लोरीन के अणु कितने हैं, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंपाउंड आपका ये था, और थर्ड कंपाउंड था आपका जो वर्णन ने बनाया वो था कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 4 मॉलिक्यूल आपके किसके थे, अमोनिया के। ये लो, ये आपका थर्ड कंपाउंड था जो वर्णन ने बनाया। नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड था आपका
NH3। तो टोटल 4 कंपाउंड बनाए। अमोनिया के अणुओं की संख्या चारों में डिफरेंस है। पहले में उन्होंने 6 यूज की, दूसरे में उन्होंने 5 मॉलिक्यूल अमोनिया के लिए, और थर्ड कंपाउंड में उन्होंने 4 लिए, और फोर्थ कंपाउंड में उन्होंने 3 अमोनिया के अणु लिए। और इन तीनों की मिक्सिंग से इन तीनों यौगिकों के अध्ययन से उन्होंने ये बताया कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आप अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उपस्थित जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 प्रकार की वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है। पहली है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? यहाँ तक का क्लियर है? ठीक है। इससे आगे वर्णन ने एक चीज और बताई थी, ज्यामिति के बारे में भी वर्णन ने बताया था। उन्होंने बताया था कि जो भी संकुल यौगिक है, अगर उसके अंदर 2 लिगेंड पास पास स्थित है तो उसकी ज्यामिति अलग होगी। उसकी समावता के बारे में वर्णन ने बताया। उन्होंने बताया कि जो भी अपने संकुल यौगिक हैं उनमें उनकी ज्यामिति या समावता भी अलग अलग होती है। उन्होंने समावता के बारे में भी जनरल नॉलेज दिया। उन्होंने बताया समावता के बारे में कि जो भी कोई कंपाउंड है, अगर उसके अंदर 2 लिगेंड पास स्थित हैं तो वह उसका सिस रूप होगा। अगर दोनों लिगेंड अगर एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्थित है तो वह उसका ट्रांस रूप होगा। जैसे Pt, प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके अमोनिया के अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों अमोनिया के अणु एक साइड आ रहे हैं, मतलब सिस पोजीशन में है, मतलब दोनों के बीच डिस्टेंस कम है। तो ये आपका कौन सा रूप कहलाएगा? ये सिस आइसोमर कहलाएगा। और दूसरा इसी का रूप, दूसरा इसकी बात करें तो इसका दूसरा रूप होगा वो है आपका ट्रांस रूप, जिसमें क्या होंगे, जो सेम लिगेंड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आपका होगा 180 का। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो समावता के बारे में भी वर्णन ने बताया था कि अगर अपने कोई 2 लिगेंड पास पास स्थित हैं तो वह उसका सिस आइसोमर कहलाएगा। और यदि लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्थित है तो इसका ट्रांस रूप कहलाएगा। ठीक है, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।